नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का माइनर पेपर है, जिसका नाम है इंडियन फेडरल सिस्टम यानी भारतीय संघीय व्यवस्था। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल अपनी ये सारी क्लासेस हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई होती है। और हाँ, इस पेपर का वन शॉट क्लास भी अपलोडेड है, तो यदि आपने अब तक वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। और हाँ, इसका पेपर रिव्यू भी जल्दी ही आपकी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर में इसका जो पेपर आया था उसका एनालिसिस हम सेपरेटली इसका अपलोड करेंगे। यूनिट वाइज आपका ये सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, यानी कि पार्ट ए के 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम सबसे पहले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के संघीय तत्व क्या है। देखो, तीन तरीके की गवर्नमेंट होते हैं। एक वो जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एक वो जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों तरीके की गवर्नमेंट होती है। सॉरी, दो ही तरीके की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है। एक यूनिटरी और एक होता है फेडरलिज्म, यानी कि संघात्मक और एकात्मक। अब जो फेडरलिज्म होती है वहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों काम करते हैं। तो इंडिया भी कैसा है, सेंटर और स्टेट दोनों ही तरह की सरकार है। तो इंडिया की जो बात करें, भारत का जो संविधान है उसका वो जो संघीय तत्व है यानी जो फेडरल फीचर है वो क्या है। द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, a written constitution, supremacy of the constitution, an independent judiciary and a bicameral legislature at the union level। यानी कि भारतीय संविधान के संघीय तत्वों की बात करें तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। हमारा संविधान लिखित में है। संविधान की सर्वोच्चता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है और साथ ही में संघ स्तर पर द्विसदनीय विधायिका शामिल है। ये सारी बातें हमें बताती है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, फेडरल है। ये उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड फेडरल इन नेचर, यानी कि भारतीय संविधान को संघीय प्रकृति का क्यों माना जाता है, जब है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड फेडरल बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, अलाउिंग बोथ टू फंक्शन विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्पेयर्स। यानी कि भारतीय संविधान को संघीय माना जाता है क्योंकि यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन करता है, जिससे दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं या करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों के विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। डिवीजन ऑफ पावर्स रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स थ्रू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि शक्तियों के विभाजन का अर्थ है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण होना है। देखो, हमारे देश में तीन तरीके की सूचियां बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है। यूनियन लिस्ट, जिसमें जो बातें लिखी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। स्टेट लिस्ट, इसकी बातें स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। और कॉन्करेंट में दोनों के लिए है, यानी कि समवर्ती सूची बोलते हैं। क्या होता है, हमने वन शॉट क्लास में इनको डिटेल में जाना है और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इनको जान भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंपॉर्टेंट इन ए फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो संविधान की रक्षा करती है और साथ ही में केंद्र एवं राज्यों के बीच यदि विवाद होता है उन विवादों का समाधान भी करती है। इट एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी एंड मेंटेन्स द फेडरल बैलेंस, यानी कि यह संविधान की सर्वोच्चता एवं संघीय संतुलन को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई ए यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के एकात्मक तत्व से आपका क्या अभिप्राय है। देखो, हमारा देश वैसे फेडरल है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि संविधान एकात्मक कब हो जाता है, यानी कि देश एकात्मक तौर पे यानी यूनिटरी तौर पे कब देखने को मिलता है, यानी वो कौन सी विशेषता है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारा देश यूनिटरी बन जाता है। A unitary feature is a provision that strengthens the authority of the central government and enables it to exercise greater control over the states when necessary। एकात्मक तत्व है वह प्रावधान है जो केंद्र सरकार की शक्ति को और मजबूत बनाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे राज्यों पर अधिक नियंत्रण रखने में
सक्षम बनाता है, यानी कि उस टाइम ज़्यादा पावर किसके पास हो जाती है, फिर यूँ कहें पूरी पावर केंद्र सरकार के पास होती है। दैट टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज ए यूनिटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रेजिडुअरी पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है। Residuary powers are powers relating to subjects not included in the union list, state list और concurrent list, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ उन विषयों से संबंधित होती है जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में शामिल होती है। These powers are vested in the union government, और ये जो शक्तियाँ होती है वो संघीय सरकार को प्राप्त होती है। उन्हें रेजिडुअरी पावर या अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, यानी कि वैसे यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में बातें लिख दी जाती है। उनके अलावा यदि कोई बचती है तो उनको रेजिडुअरी पावर कहते हैं, जो कि यूनियन गवर्नमेंट में ही होती है, वेस्टेड होती है। हाउ डज सिंगल सिटीजनशिप रिफ्लेक्ट द यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एकात्मक प्रकृति को कैसे दर्शाती है। देखो, हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, जिसे हम इंडियन कहते हैं। आप चाहे राजस्थान के हो, चाहे कर्नाटक के हो, तमिलनाडु के हो, कहे भारतीय जाओगे, तो ये कैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। इंडिया प्रोवाइड्स ओनली वन सिटीजनशिप फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि भारत में सभी नागरिकों के लिए केवल एक नागरिकता की व्यवस्था है। देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप which promotes national unity and strengthens the unitary character of the constitution। अलग राज्य नागरिकता नहीं है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है तथा संविधान की एकात्मक प्रकृति भी मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का क्या महत्व है। इमरजेंसी प्रोविजंस अनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अज्यूम ग्रेटर पावर्स ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। आपातकालीन प्रावधान असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करते हैं। दीज प्रोविजंस हेल्प मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी। ये जो प्रावधान होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता बनाए रखने में मदद करते हैं जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडिया डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। India is described as a union of states because the constitution establishes a federal system while ensuring the unity and integrity of the national through a strong center। यानी कि राज्यों को, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है क्योंकि संविधान एक मजबूत केंद्र के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखते हुए संघीय व्यवस्था स्थापित करने का काम करता है। दीज सो इंडिया इज नोन एज द यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी बायस, यानी कि भारतीय संविधान को एकात्मक झुकाव वाला संघीय संविधान क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लो, ये आपसे पार्ट बी में बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके आगे बस एक्सप्लेन लिखना होगा, ये बी पार्ट के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि भारतीय जो संविधान है वो देखने में फेडरल है, लेकिन ये एकात्मक झुकाव वाला भी है। क्यों है। The Indian Constitution combines federal features such as division of powers and independent judiciary with unitary features like emergency powers, single citizenship and a strong center। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे संघीय तत्वों के साथ आपातकालीन शक्तियों का होना, एकल नागरिकता का होना और मजबूत केंद्र होना जैसे एकात्मक तत्व भी शामिल है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये संघीय संविधान है लेकिन एकात्मक झुकाव वाला है। ये थी यूनिट फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, पार्ट ए के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि संघ राज्य संबंध से आप क्या समझते हो। देखो, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की व्यवस्था है कि इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उनको डिफाइन किया गया है, उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होते हैं वो फाइनेंशियल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, उन सारे रिलेशन को हम स्टेट सेंटर या यूनियन स्टेट रिलेशन भी कहते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस refers to the constitutional relationship between the union government and the state governments regarding the distribution and exercise of powers and responsibilities। संघ राज्य संबंध से अभिप्राय संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों तथा दायित्वों के वितरण एवं उनके प्रयोग से संबंधित संबंधों से होता है या संबंधों से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया? भारत में संघ राज्य संबंधों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से दोनों सरकारों के बीच संबंध पाए जाते हैं? सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। भारत में संघ राज्य संबंधों को मुख्य रूप से विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों के तौर पर विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय लेजिस्लेटिव रिलेशंस? वित्तीय विधायी संबंध से क्या अभिप्राय है? लेजिस्लेटिव रिलेशंस रेफर्स टू द distribution of law making powers between the union and the states as provided by the constitution। यानी कि जो विधायी संबंध है उनका अभिप्राय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों के सही या शक्तियों के वितरण से है। यानी कि ये बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों पे या इन बातों पे या इन मुद्दों पे कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन मुद्दों पे कानून बना सकती है। इनका पहले से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हमारे संविधान में। ये सारे लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप या रिलेशंस कहे जाते हैं। व्हाट आर दी थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की वो तीन विधायी सूचियां कौन कौन सी है? अब देखो, किससे पता चले कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कानून बना सकती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट है, और जहाँ पे दोनों कानून बना सकती है उनके लिए कॉन्करेंट लिस्ट की व्यवस्था ऑलरेडी अपने संविधान में है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। संविधान विधायी शक्तियों के वितरण हेतु तीन सूचियों का प्रावधान करता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो सब्जेक्ट लिखे हैं उन पे कानून बनाने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राज्य सूची में राज्य सूची के पास राज्य के पास है, और समवर्ती में दोनों के पास है। यदि दोनों में कोई विवाद होता है या मतभेद होता है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द यूनियन लिस्ट? यानी कि संघ सूची क्या है? द यूनियन लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑन विच ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी। यानी संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा आदि। ये सारे नेशनल सिक्योरिटी के, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे यूनियन लिस्ट में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस? प्रशासनिक संबंध से क्या अभिप्राय है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज। प्रशासनिक संबंध से अभिप्राय है कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन तथा प्रशासन से संबंधित केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से। यानी इन दोनों के बीच किस तरीके के प्रशासन से रिलेटेड का संबंध होंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल रिलेशंस? वित्तीय संबंध से क्या अभिप्राय है? फाइनेंशियल रिलेशंस रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टैक्सेशन पावर्स एंड रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। यानी वित्तीय संबंध से अभिप्राय है केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों, कराधान शक्तियों तथा राजस्व वितरण की व्यवस्था से है कि कौन कौन से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, कौन से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कितना डिवीजन पूल इनमें एक दूसरे में होगा, कौन कौन के पास कितनी टैक्सेशन या फाइनेंशियल पावर है। ये सारी बातें फाइनेंशियल रिलेशनशिप मेंटेन करता है या उनमें लिखा होता है। अब क्योंकि झगड़ा हमेशा पैसों का ही होता है, तो दोनों के बीच कोई इस तरीके का डिस्प्यूट ना हो, इसलिए अपने संविधान में एक व्यवस्था की गई है जिसे हम फाइनेंस कमीशन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन स्टेट सेंटर रिलेशंस? यानी संघ राज्य संबंधों में वित्त आयोग की क्या भूमिका है? द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड हेल्प्स मेंटेन फाइनेंशियल बैलेंस इन द फेडरेशन। यानी कि वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है तथा संघीय व्यवस्था में वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। अब मेरा यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं प्रेजेंट में भारत में कौन सा फाइनेंस कमीशन वर्क कर रहा है और उस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। वन शॉट क्लास में हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द यूनियन गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस? प्रशासनिक संबंधों में केंद्र सरकार राज्यों पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? The union government may issue direction to states for implementing laws and policies
एंड कैन एंश्योर कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। केंद्र सरकार कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को निर्देश दे सकती है तथा संवैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित कर सकती है, और इस प्रकार अपना प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है, एक दोनों के बीच रिलेशन होता है। वाई आर सेंटर स्टेट रिलेशंस इंपॉर्टेंट इन इंडिया, यानी भारत में ये जो संघ राज्य संबंध है वो क्यों महत्वपूर्ण है? भाई देखो, दोनों में आपस में डिस्प्यूट ना हो और सही कोऑर्डिनेशन हो और बैलेंस डेवलपमेंट होता रहे, इसलिए ये रिलेशन जरूरी है। सेंटर स्टेट रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, बैलेंस्ड डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल सिस्टम। संघ राज्य संबंध राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक समन्वय, संतुलित विकास बनाने और संघीय व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए जरूरी। ये थी यूनिट सेकंड। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों या प्रावधानों से आपका क्या अभिप्राय है? इमरजेंसी प्रोविजंस आर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट अनेबल द यूनियन गवर्नमेंट to deal with extraordinary situations threatening the security, stability or financial integrity of the country। आपातकालीन उपबंध या प्रावधान संविधान के विशेष प्रावधान हैं जो कि देश की सुरक्षा, स्थिरता या वित्तीय अखंडता को प्रभावित करने वाली असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए संघ सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। उन्हें हम आपातकालीन या इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितने प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी? यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? नेशनल इमरजेंसी इज proclaimed under Article 352 when the security of India or any part thereof is threatened by war, external aggression or armed rebellion। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित किया जाता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, तब नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है। अंडर विच आर्टिकल इज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड? स्टार मार्क लगाओ, छोटे क्वेश्चन में आर्टिकल आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? इट इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। यानी कि संविधान के 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। व्हाट इज प्रेसिडेंट्स रूल्स? यानी कि राष्ट्रपति शासन क्या है? जब ये आपातकाल लग जाता है तो इसके लिए जो रूल उस टाइम लग जाता है या जो शासन इसमें लागू होता है तो इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल इन इम्पोज्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट फेल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तथा राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है, उस टाइम राष्ट्रपति शासन लागू होता है जो कि आर्टिकल 352 में के अंडर लगता है। अंडर विच आर्टिकल इज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड? सॉरी, राष्ट्रपति शासन 352 नहीं 356 के अंतर्गत लगता है, और जो 352 है उसमें नेशनल सिक इमरजेंसी लगती है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में लगता है? तो ये 356 356 में ये रिकमेंड किया जाता है, लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी? वित्तीय आपातकाल क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड। वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता तथा साख को खतरा उत्पन्न होता है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जाती है। अंडर विच आर्टिकल इज फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड? वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? देखो, जो आर्टिकल्स है वो तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, 356 352 एंड 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। वित्तीय आपातकाल संविधान के 360 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित होता है या किया जाता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राज्य और संघ संबंध उन पर क्या असर होता है। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उसके दौरान जो संघ सरकार है उसकी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ जाती है और संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। देखो स्टेट लिस्ट पे जो कानून बनाता है वो स्टेट बनाता है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी होती है तब उस स्टेट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे पार्लियामेंट कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है, या यूँ कहे यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वाई आर इमरजेंसी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई भारत के जो संविधान है उसमें आपातकालीन उपबंधों का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है ये। Emergency provisions help protect the sovereignty, unity, security, and financial stability of the country during extraordinary situations and national crisis. यानी आपातकालीन उपबंध असाधारण परिस्थितियों में एवं राष्ट्रीय संकट के समय देश की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा तथा वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, इसलिए देश में इमरजेंसी प्रोविजन जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ, जो कि अपनी लास्ट यूनिट है। पहला एक क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन से का क्या अभिप्राय है। देखो जो हमारा मूल संविधान था जो जब लागू हुआ था तब बना था, उसमें बाद में कोई भी चेंजमेंट हम करते हैं तो उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, यानी कि संविधान को एडिट करना या यूँ कहे संशोधित करना। Constitutional amendment refers to the process of making changes, additions, or modification in the provisions of the Constitution according to the procedure prescribed in the Constitution. संविधान संशोधन से अभिप्राय संविधान के प्रावधानों में संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन, संशोधन अथवा नए प्रावधान जोड़ने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, यानी कि संविधान में संशोधन क्यों जरूरी है भाई। जैसा है हम वैसा क्यों नहीं रखते, संविधान को क्यों एडिट करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड टू मीट चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स एंड टू एंश्योर इट्स रिलेवेंस इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। संविधान में संशोधन बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बदलती परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी चेंजमेंट होते हैं चाहे वो सोशली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, इन सारे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमारा संविधान अप टू डेट रहे, उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो होते रहे, इसलिए हमारे संविधान को अमेंडमेंट होना जरूरी है या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लचीलेपन से क्या अभिप्राय है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट certain provisions of the constitution can be amended according to the prescribed procedure to meet new requirements। संविधान का लचीलापन यह दर्शाता है कि उसकी कुछ व्यवस्थाओं में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन करके नई आवश्यकताओं के अनुरूप उसे बनाया जा सके। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वही है कि संविधान को हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस चेंज कर सके ताकि हमारा संविधान अपडेट रहे या न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नया लगता रहे या उसमें वो चीज़ें हो रिजिड ना हो। दैट्स वाई इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है या इसे फ्लेक्सिबल कहा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि मूल ढांचा सिद्धांत क्या है। देखो अमेंडमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप इसका जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी में ही चेंज कर दें। तो बेसिक स्ट्रक्चर कभी इसका चेंज नहीं हो, इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टेट्स that parliament can amend the constitution but it cannot alter or destroy its basic structure or essential features। मूल ढांचा सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है किंतु वह इसके मूल ढांचे अथवा मूलभूत विशेषताओं को समाप्त या परिवर्तित नहीं कर सकती। इन विच केस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश्ड, यानी कि मूल ढांचा सिद्धांत किस वाद में स्थापित किया गया था, यानी ऐसी कौन सी सिचुएशन जनरेट हुई थी, अराइज हुई थी जिससे ये जो
सिद्धांत है वो इस्टेब्लिश हुआ था। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। मूल ढांचा सिद्धांत की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती वाद में की थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 368। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसका क्या महत्व है। आर्टिकल 368 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है और संशोधन की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मूल ढांचे के कोई दो तत्व बताए। टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आर द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। मूल ढांचे के दो महत्वपूर्ण तत्व है, संविधान की सर्वोच्चता का होना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना। ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के दो एलिमेंट है, और भी कई एलिमेंट है, ये दो मुख्य एलिमेंट है। नेक्स्ट है, व्हाई इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट, यानी कि मूल ढांचा सिद्धांत क्यों जरूरी है। स्टार मार्क लगाओ। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिवेंट्स पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग अमेंडमेंट्स दैट में डिस्ट्रॉय इट्स एसेंशियल फीचर्स। यानी मूल ढांचा सिद्धांत संविधान की मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करता है तथा संसद को ऐसे संशोधन करने से रोकता है जो इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट कर सकते हैं या उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। और फोर्थ यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यानी संविधान संशोधन एवं मूल ढांचा सिद्धांत के मध्य क्या संबंध है। स्टार मार्क लगाओ, ये आपको बी पार्ट में बड़ा क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। The Constitution permits amendment through Article 368, but the basic structure doctrine limits Parliament's power by ensuring that the essential features of the Constitution remain unchanged। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसके माध्यम से संविधान की संशोधन की अनुमति तो देता है, किंतु मूल ढांचा सिद्धांत संसद की शक्ति को सीमित करते हुए ये सुनिश्चित करता है कि वो संविधान की मूल विशेषताओं को चेंज ना कर सके। तो मूल ढांचा सिद्धांत ये कहता है कि संसद के पास संविधान को अमेंडमेंट करने का पावर आ जाएगा, बट उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। ये था आपका पार्ट ए। अब हम बढ़े पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी में मैंने यूनिट वाइज आपसे आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। हर यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-4 के सेट में मैंने रखे हैं। एक यूनिट से आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे अगर पढ़ के बताऊंगा तो ये क्लास बेवजह ही काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको इसके जो आंसर है वो दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे और क्वेश्चन आपको हाईलाइट किए हुए मिल जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको सर ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। सेमेस्टर 4 की फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा। तो अभी तक यदि आप अभी क्लास देख रहे हो तो मे बी आपको वो फोल्डर ओपन होने में एक्सेस मांग रहा है, एक्सेस नहीं है तो सम अपडेशन बाकी है, कुछ अपडेशन उसमें कर लेते हैं, उसके बाद आपको वो एक्सेस दे दिया जाएगा। जब तक एक्सेस नहीं मिल रहा है तब तक आप वीडियो क्लास एक बार देख सकते हो, और जल्दी हम हमारे अपडेशन करके आपको वो फोल्डर आपके लिए ओपन कर देंगे। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और पढ़ सकते हो। हर यूनिट वाइज आपको इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके साथ ही हमने आपकी जो पार्ट सी है, पार्ट सी के लिए भी हमने आपके यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये रहा आपका पार्ट सी। पार्ट सी के लिए बड़े क्वेश्चन आप देख सकते हो और उन क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से राइट करना है। हालांकि देखो इनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप वन शॉट क्लास में हमने एक्सप्लेनेशन देखी है आपने, तो एग्जाम में आप जरूर इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और एग्जाम में आपको आंसर किस तरीके से राइट करना होता है, किस तरीके से अटेंड करना होता है, हालांकि आप सारे एक्सपीरियंसड हो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए गाइडलाइन लेके आएंगे। क्योंकि जब हम कॉपियाँ चेक करते हैं तब हम वाकई में थोड़ा सा एक गिल्ट सा फील होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों का स्टैंडर्ड स्कूल लेवल का सा भी नहीं है, तो एक कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग में कमी देखने को आजकल मिल रही है। बच्चा सारा डिजिटल हो गया है, लिखने का प्रैक्टिस छोड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे एक स्पेशल क्लास में। यहाँ पे सी सेक्शन के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है विद आंसर है, पीडीएफ आप डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा। तो ये हमारा एक प्रयास था कि जो माइनर पॉलिटिकल साइंस पेपर है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसकी वन शॉट क्लास आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहिए, हम जल्दी ही वो भी अपलोड हो जाएगी। सेमेस्टर 4 में आपको सारी क्लासेस मिलेगी। सेमेस्टर 4 की प्रीमियम नोट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे, लिंक एज यूजुअल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप
पीडीएफ पे पासवर्ड देखते हो कि पासवर्ड है, पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा, तो करियर एडुनेस्ट उसका पासवर्ड है। सारे लेटर आपको स्मॉल लेटर में ही देखने को मिलेंगे, कोई स्पेस नहीं है। तो करियर एडुनेस के नाम से इसका पासवर्ड है, वो आप ओपन कर पाओगे। तो ये थी आज हमारी पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर सेमेस्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम देकर आने के बाद आप यहाँ पे फिर से कमेंट करके बताइएगा कि सर आपकी इस क्लास ने हमें इतना परसेंट या इस तरीके से हेल्प आउट किया। यदि क्वेश्चन आते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो वह कमेंट आपके हमारे आगे के बेटरमेंट के लिए जरूर सही साबित होंगे, ताकि हम अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस तैयार कर सकें। पेपर रिव्यू के लिए आप जुड़े रहिए अपने करियर रेडीनेस के साथ। मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका करियर रेडीनेस। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।